Hello everyone, I am Dr. Rekha Prajapat. In today's lecture, we will talk about propagation of TM waves in circular waveguide. So mainly इस टॉपिक में हम किसी सर्कुलर वेवगाइड के लिए TM मोड में फील्ड इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे. So for a TM wave to propagate in a circular waveguide, Hz is equals to the 0 and Ez is not equals to the 0. हम ये पहले बता चुके हैं कि TM मोड के लिए Hz कंपोनेंट की वैल्यू 0 होती है बट Ez कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है. इट मींस Ez डज नॉट इक्वल टू द 0. सो इस केस में हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इज गिवन एज del 2 Ez is equals to the minus omega square mu epsilon Ez. अब क्योंकि हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल सर्कुलर वेवगाइड की बात कर रहे हैं एंड विच इज अटैच टू द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो यहाँ पे हमने डेल स्क्वायर दैट इज द लैप्लासियन ऑपरेटर, हमने यहाँ पे उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया है. सो ऑन राइटिंग द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज इक्वल्स टू द del 2 over del rho स्क्वायर प्लस 1 upon rho del over del rho प्लस 1 upon rho स्क्वायर del 2 over del phi स्क्वायर प्लस del 2 over del z स्क्वायर Ez that is equals to the minus omega square mu epsilon Ez. Now we will use that del 2 over del z square is equals to the gamma square that is an operator. So यहाँ इस इक्वेशन में del 2 over del z की स्क्वायर की जगह हम गामा स्क्वायर यूज लेंगे. So on using del 2 over del z square is equals to the gamma square, our equation becomes del 2 Ez over del rho square plus 1 upon rho del Ez over del rho plus 1 upon rho square del 2 Ez over del phi square plus gamma square Ez that is equals to the minus omega square mu epsilon Ez. यहाँ पे हमारे पास में Ez के यहाँ पे दो जो टर्म आ रही है विदाउट डिफरेंशिएशन उनको हमने राइट साइड में रिप्लेस किया. देन वी गॉट इन टर्म दैट इज माइनस ऑफ गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन. As we know that gamma square plus omega square mu epsilon is equals to the h square, हम ऑलरेडी ले चुके हैं इसको. सो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे h स्क्वायर रखा और रीअरेंज किया तो हमें यहाँ इक्वेशन नंबर 2 मिलती है. सो हम यहाँ देख सकते हैं दैट दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और यहाँ हमने इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को अज्यूम किया है यूजिंग वेरिएबल मेथड, यूजिंग द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड. सो यहाँ पे इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें Ez के लिए एक इक्वेशन मिलेगी. सो यहाँ हम डायरेक्टली यह अज्यूम कर रहे हैं कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड इज Ez इज इक्वल्स टू द P इनटू द Q. यहाँ पर हमने दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है. वन टर्म इज P एंड द अनदर टर्म इज Q बिकॉज हम यहाँ देख सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन दो टर्म्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है एंड दोज टू टर्म्स आर रो एंड फाई. सो यहाँ पे जो हमने दो टर्म्स ली है दैट इज P Q. सो P इज ओनली फंक्शन ऑफ रो. यहाँ पे जो P है वो केवल रो कोऑर्डिनेट का फंक्शन है एंड Q इज ओनली फंक्शन ऑफ फाई एंड Q इज ओनली द फंक्शन ऑफ फाई. सो जब हमने अब क्योंकि हमने यह अज्यूम किया है दैट Ez इज इक्वल टू द PQ इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 2. सो ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन नंबर 2 को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा. सो हमने यहाँ पे Ez बराबर PQ की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया. सो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ Ez इज इक्वल टू द PQ इन इक्वेशन नंबर 2 वी विल गेट del 2 over del rho square into PQ plus 1 upon rho del over del rho into PQ plus 1 upon rho square del 2 over del phi square into PQ plus h square into PQ that is equals to the 0. सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं बिकॉज यहाँ डिफरेंशिएशन ओनली रो स्क्वायर के टर्म में है. सो P is a constant and it could be taken out from the differentiation term. So it could be written as Q del 2P over del rho square. In this case again we can take out Q out of the differentiation term. So in that case that will be the Q upon rho plus del P over del rho plus P upon rho square del 2Q over del phi square plus h square PQ that is equals to the 0. यहाँ हमने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है रो स्क्वायर अपॉन PQ से. सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट रो स्क्वायर अपॉन PQ वी गेट रो स्क्वायर अपॉन P d2P over d rho square plus रो अपॉन P d rho over dP over d rho plus 1 upon Q d2Q over d phi square plus h square रो square that is equals to the 0. सो यहाँ पे हम इस इक्वेशन नंबर 4 में यह देख सकते हैं कि अदर देन ओनली दिस टर्म
all terms are differentiated with respect to the row only. So हमने यहाँ पे यह कंसीडर किया है कि ये जो टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन ओनली फाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इट मीन्स 1/q d2q ओवर डी फाई स्क्वायर। हमने यहाँ पे इसको एक कांस्टेंट के इक्वल किया, क्योंकि जब हम इसको यहाँ राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हमारी पूरी इक्वेशन इसके इक्वल हो जाएगी। सो हमने उसको माना दैट इज इक्वल टू दी माइनस एन स्क्वायर, वेयर एन स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। जब हम इसको रीअरेंज करते हैं सो हमें यहाँ पे एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है दैट इज d2q ओवर डी फाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर q इज इक्वल टू दी 0। और उस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है दैट q इज इक्वल टू दी an cos n phi प्लस bn sin n phi। सो इस प्रकार से जब हमने यह कंसीडर किया है कि 1/q इज इक्वल टू दी d2q ओवर डी फाई स्क्वायर इज इक्वल टू दी माइनस एन स्क्वायर, सो other terms which are differentiated with respect to the row will be equals to the minus of n square or plus of n square because it is taken to the right side. So जब ये हमने कंसीडर किया so हमें यहाँ मिलता है रो स्क्वायर अपॉन p d2p ओवर d रो स्क्वायर प्लस रो अपॉन p dp ओवर d रो प्लस रो स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दी 0। अगेन हमने इस पूरी इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई किया, देन वी विल गेट एन इक्वेशन नंबर 5। सो रो स्क्वायर d2p ओवर d रो स्क्वायर प्लस रो अपॉन रो dp ओवर d रो प्लस p रो स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू दी 0। सो हम यहाँ पे जब इस इक्वेशन नंबर 5 को जब हम देखते हैं तो हमें पाते हैं then we found that it is similar to the Bezel's equation and Bezel's equation is in the form of the x d2y over dx square plus x dy over dx plus x square minus n square into the y is equals to the 0। और इस Bezel's equation का सॉल्यूशन दिया जाता है that y is equals to the cn j n x, जहाँ पे j n x Bezel's फंक्शन के फर्स्ट काइंड का nth ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है and cn is the constant। सो यहाँ पे हमने हमारी इक्वेशन नंबर 5 को इस ऑर्डर में अचीव किया। सो हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो x टर्म है दैट इज ऑल्सो x, बट हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो रो टर्म है यहाँ पे उसे h स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया है। सो हम यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को रो h के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमने इसको रिप्रेजेंट किया है रो h, ऊपर नीचे हमने इसको h से मल्टीप्लाई कर दिया है। So रो h स्क्वायर d2p over d रो h स्क्वायर प्लस रो h dp over d रो h प्लस रो स्क्वायर h स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू ऑफ p दैट इज इक्वल्स टू दी 0। सो इस प्रकार की इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया जाता है दैट इज p दैट इज द फंक्शन ऑफ रो h। यहाँ जो ब्रैकेट में हम रो h लिख रहे हैं इसका मीनिंग है कि ये जो p है दैट इज द फंक्शन ऑफ रो h टर्म। So its solution will be given as rho p rho h that is equals to the c and j and rho h plus d and n and rho h, where j and rho h is the Bessel function of first kind and n and rho h is the Bessel function of second kind। बट लेकिन जब हम सेकेंड काइंड के Bessel फंक्शन की बात करते हैं देन दिस फंक्शन दैट इज अ न्यूमन फंक्शन दैट इज n and rho h it becomes infinite when rho h is equals to the 0। so हम यहाँ पे उस कंडीशन को अवॉइड करेंगे। so this function cannot be used to represent physical field except in those problem in which reason rho h is equals to the 0 is excluded, but in our case rho बराबर 0 is in domain of waveguide, क्योंकि हमारे waveguide के डोमेन में एग्जिस्ट करता है। so इसलिए हम यहाँ पे सेकेंड Bessel फंक्शंस को कंसीडर नहीं करेंगे। so हम ये मानते हैं So using only the solution that is finite at rho h बराबर 0। so हम यहाँ पे वही केस कंसीडर करके चल रहे हैं जहां पे हमें rho h बराबर 0 वैल्यू पे हमें एक फाइनाइट सॉल्यूशन मिले, क्योंकि यहाँ पे जो रो है वो हमारे वेवगाइड की रेडियस है। अगर हम यहाँ पे जब हमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ से 0 से लेके a तक की कंडीशन को कंसीडर कर सकते हैं। so in that case to avoid that condition that our solution become infinite we will avoid the second kind of Bessel's function। so utilizing this condition in our case p rho h becomes equal to the c and j and rho h। अब क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर कंसीडर किया था that ez is equals to the p into the q, so उस केस में ez बराबर p की वैल्यू हम यहाँ से यूज ले सकते हैं। so p is equals to the cn jn into the rho h that is the function of rho h, jn that is the function of rho h multiplied by, अब यहाँ पे q है हमने ऊपर q सॉल्व किया था दैट वाज an cos n phi प्लस bn sin n phi and it is multiplied by the term e raised to the power j omega t minus gamma z।
This term is representing the variation with respect to the t, and e raised to the power minus gamma z is representing the propagation of wave along the direction of z axis. So यहाँ पे अभी हमने previous topic में अभी हमने फील्ड कंपोनेंट्स को डिराइव किया था. सो ई रो वी हैव कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर डेल ई जेड ओवर डेल रो माइनस जे ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर रो डेल एच जेड ओवर डेल फाई. बट इफ वी आर टॉकिंग फॉर द केस ऑफ टी एम मोड, TM mode में hz component is equals to the 0. So in that case this term will get equal to the 0. Then we will get E rho is equals to the minus gamma upon h square del Ez over del rho. So basically we have calculated an expression for Ez. So using that expression from the equation number 7a, in this equation we will get an expression for E rho. So minus gamma upon h square, जब हमने इस Ez टर्म का रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो हमने यहाँ लिखा, देखो इस टर्म में कोई रो नहीं है तो ये कांस्टेंट रहेगा, इस टर्म में कोई रो नहीं है देन इट विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट. सो दिस टर्म विल गेट डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू द रो एंड दैट वी विल गेट Cn Jn dash या Jn prime रो है. Jn prime is showing the first order differentiation of Jn with respect to the row. Similarly, we can also find E phi component, and E phi component we have calculated that it is equals to the minus gamma upon h square rho del Ez over del phi plus j omega mu upon h square del hz over del rho. Now as we are calculating this component for T m mode, so in that case hz will be is equals to the 0. So hz, this term will get equal to the 0 and E phi will be is equals to the minus gamma upon h square rho del Ez over del phi. So now in that case equation number 7a will be differentiated with respect to the term of phi. So this term will get differentiated and on differentiating we will get an equation number 9. So we have calculated for TM mode E rho component and E phi component for circular waveguide. Similarly we will find out H rho and H phi. H rho is equals to the minus gamma upon h square del hz over del rho plus j omega epsilon upon h square rho del Ez over del phi. Again T m mode hz component will get equals to the 0 and it will be equal given by equation number 10. Similarly for H phi it will be is equals to the minus j omega epsilon upon h square del Ez over del rho. तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने TM मोड के लिए हमने यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स, सबसे पहले तो हमने Ez को फाइंड आउट किया और Ez के कंपोनेंट को यूज में लेते हुए हमने H रो, H phi और E रो और E phi रिमेनिंग 4 टर्म्स को हमने कैलकुलेट किया है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द बाउंड्री कंडीशन. देखिए सर्कुलर वेवगाइड के लिए हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस की बात कर रहे हैं. सो हम यह कहते हैं कि सर्कुलर वेवगाइड के लिए उसकी सरफेस पर उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 होना चाहिए. और जब हम सरफेस की बात करते हैं तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं देन वी आर टॉकिंग फॉर द केस ऑफ रो इज इक्वल्स टू द ए कंडीशन. सो हम ये कहेंगे कि रो इज इक्वल्स टू द ए पर सर्कुलर वेवगाइड के लिए उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट वेनिश हो जाता है. अब टेंजेंशियल कंपोनेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं. सो टीएम मोड में hz तो ऑलरेडी 0 होता है. सो इन दैट केस Ez get becomes equal to the 0. So boundary condition will be given as at rho is equals to the a, Ez is equals to the 0. और हम जानते हैं Ez हमने फाइंड आउट किया था, Ez आया था हमारा PQ के बराबर और P टर्म आई थी हमारी Cn Jn रो H और Q थी हमारी An cosn phi प्लस Bn sin n phi. अब क्योंकि हम यहाँ कह रहे हैं Ez इज इक्वल्स टू द 0 है, सो इन दैट केस Jn रो H बराबर 0 हो जाएगा. अब हम यहाँ पे क्योंकि बोल रहे हैं रो की वैल्यू है A, सो Jn Ha विल बी इज इक्वल्स टू द 0. तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि Ez बराबर 0 है, रो बराबर a पे. यहाँ पे जो n है, स्मॉल n जो हम j के नीचे यूज में ले रहे हैं, j के सबस्क्रिप्ट में जो n रिप्रेजेंट किया जा रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ Bezel's इक्वेशन एंड रो इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ रूट्स. सो हम यहाँ देखते हैं कि जो Jn है a है दैट बिहेव्स लाइक a damped sinusoidal function and it passes through 0 in quasi periodic fashion. So equation number 12 को हम कंसिक्वेंटली बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर के h की वैल्यूज के लिए हम सेटिस्फाई कर सकते हैं जिसके लिए J एंड H वैनिश होता है और यहाँ पे हमें उसके रिस्पेक्टिवली इनफाइनाइट प्रोपोगेटिंग मोड्स मिलते हैं. सो यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन है Bezel's
फर्स्ट फॉर फर्स्ट बेसल्स फंक्शन फॉर फर्स्ट काइंड। सो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया है जे एन एक्स का एंड दिस इज फॉर एक्स। सो यहाँ हम देख सकते हैं जे नॉट एक्स, जे वन एक्स, जे टू एक्स, जे थ्री एक्स, जे फोर एक्स, जे फाइव एक्स एंड सो ऑन। सो बेसिकली हम यहाँ पे जो ये n की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इसके ऑर्डर्स की बात करी है, जे नॉट, जे वन, जे टू, जे थ्री एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं जे एन एच इज इक्वल टू 0, उस केस में यह फंक्शन एक डैम्प्ड साइनोसॉइडल फंक्शन की तरह ट्रीट करता है और यह कंसिक्वेंटली क्वेसी पीरियड में 0 वैल्यू से पास आउट होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हम n बराबर 0 की बात कर रहे हैं तो हमारा ये जो रेड लाइन है ये इस प्रकार से पास आउट होती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 0 से पास आउट हो रही है इन वेरियस क्वेसी पीरियड। इसी प्रकार से जब हम J1 की बात कर रहे हैं तो J1 में भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए J1 के लिए भी यहाँ पे हमारा एक 0 फर्स्ट 0 यहाँ आया, सेकंड 0 यहाँ मिला, थर्ड 0 यहाँ मिला। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे इनफाइनाइट प्रोपोगेटिंग मोड्स मिलते हैं जब हम इस फंक्शन के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं दैट जे एन एच ए इज इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ पे एक डैम्प्ड साइनोसॉइडल फंक्शन मिलता है और ये डैम्प्ड साइनोसॉइडल फंक्शन बहुत सारे पैटर्न्स के लिए यहाँ पे हमें 0 वैल्यूज के लिए फाइंड आउट होते हैं और यहाँ से हमें इनफाइनाइट प्रोपोगेटिंग मोड्स मिलते हैं। सो हम ये कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 12 का mth रूट को हमने डिजाइन किया है पी एन एम से एंड द अलाउड वैल्यूज आर एच एन एम बराबर है पी एन एम अपॉन ए। यहाँ पे हर एक एन और एम यहाँ पे इसके मोड को कॉन्फ़िगरेट करेगा। सो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसके टेबल रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हम इस टेबल से यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने कहाँ पे कहा है n और m अभी हमने अभी इसके रूट्स बताए थे। तो देखिए n बराबर 0, जब हम n बराबर 0 की बात करते हैं तो वो था हमारा j नॉट x। तो j नॉट x के लिए फर्स्ट 0 हमें मिल रहा है यहाँ पे दैट इज 2.4। सो दैट इज 2.4। यहाँ पे हम फर्स्ट 0 की बात कर रहे हैं, दैट इज द रूट्स की हम बात करें तो दैट इज द फर्स्ट रूट फॉर j नॉट x। अगर हम सेकंड 0 की बात करते हैं तो सेकंड 0 हमें मिलता है 5.52 पे। सो n बराबर 0 के लिए ही मीन j नॉट x के लिए ही फर्स्ट 0 हमें मिला 2.4 पे, सेकंड 0 हमें मिला है 5.5 पे और थर्ड 0 हमें मिलता है लगभग 8.6 पे। तो इस प्रकार से हमने इन वैल्यू को फाइंड आउट करते हुए हमने एक टेबल को यहाँ पे मेंशन किया है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं n इज इक्वल टू दी 1 वैल्यू के लिए, सो n इज इक्वल टू दी 1 दैट इज द j1x दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पिंक लाइन। सो देखिए यहाँ पे पिंक लाइन के लिए हमें 0 मिल रहा है इधर, दैट इज द 3.8। अनदर 0 वी आर गेटिंग एट द वैल्यू ऑफ 7 एंड अनदर 0 विल बी गेट एट द वैल्यू ऑफ द 10.173। जब हम बात करते हैं J2x के लिए दैट इज रिप्रेजेंटिंग बाय द ब्लू लाइन। सो J2x के लिए n की वैल्यू तो होगी 2। अब इस J2x के लिए हमें कितने 0 मिल रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मोड रूट्स। तो J2 के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो पहला 0 यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 हमें मिल रहा है 5.1 वैल्यू पे। सो m बराबर 1 के लिए हमने लिखा 5.1। दूसरा हम यहाँ पे देख सकते हैं हायर वैल्यूज के लिए। सो इस प्रकार से जब हमने बात की थी J0 के लिए तो पहला 0 हमें मिला था, ये हमें यहाँ पे जब हम डैम्पिंग की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे उस केस में 0 मिला है 2.4 पे, सेकंड 0 मिला था हमें 5.5 पे। सो इस प्रकार से हमने हर एक 0 के लिए करस्पॉन्डिंग n के लिए हमने यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट किया है। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फुल साइकिल्स ऑफ फील्ड वेरिएशंस इन वन रिवॉल्यूशन थ्रू 2 pi radians of y. So there will be a finite number of possible TM waves corresponding to infinite number of roots of the equation. अभी हमने ऊपर देखा कि हमारी इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर रूट्स के लिए हमें एक पॉसिबल या फाइनाइट नंबर मिलता है TM वेव्स का और हम यहाँ कंसिडर कर चुके हैं दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू द गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। On rearranging, gamma square is equal to the h square minus omega square mu epsilon. And as we know, for the transmission of wave, gamma should be imaginary. और गामा इमेजनरी कब होगा जब h स्क्वायर की वैल्यू कम हो और ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा हो। इट मींस h स्क्वायर मस्ट बी लेस देन ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, दैट एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी विल बी रिक्वायर्ड। और अगर हम लो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो लो फ्रीक्वेंसी के केस में गामा की वैल्यू रियल हो जाएगी, कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा। सो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डोमिनेंट मोड की, साथ ही हम यहाँ कह रहे हैं कि द फ्रीक्वेंसी एट विच गामा becomes just equals to the 0, that is known as a threshold frequency. As we have already talked in our previous lectures,
सो गामा जब 0 होगा उस केस में हम बात कर रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की. सो वी आर टॉकिंग एट ओमेगा इज इक्वल्स टू दी ओमेगा सी. सो दिस इक्वेशन विल बी gamma will be equal to the 0 and h square will be is equal to the omega c square mu epsilon, and then hmn will be is equal to the omega c under root of mu epsilon. Omega c will be is equal to the hmn upon under root of mu epsilon. Omega c बराबर 2 pi fc and fc will be the omega c upon 2 pi, that is hmn upon 2 pi under root of mu epsilon. और हम जानते हैं hmn is equal to the और hmn is equal to the pnm upon a. So using that value we get an expression for fc, that is the cutoff frequency or threshold frequency, that is the 1 upon 2 pi a pnm upon under root of mu epsilon. So when we are using pnm for n is equals to the 0 and nm is equals to the 1, which has the minimum value as p01 is equals to the 2.405. आप यहाँ पे इस टेबल से देख सकते हैं. इस पूरी टेबल के लिए हमें मिनिमम वैल्यू कौन सी वैल्यू में मिलती है 2.405, दैट इज द n इज इक्वल्स टू दी 0 एंड m इज इक्वल्स टू दी 1, दैट इज द pnm. तो यहाँ पे हमें इसकी जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो हमें मिल रही है n बराबर 0 और m बराबर 1 के लिए. तो हम यहाँ कह रहे हैं कि pnm की वैल्यू n बराबर 0 और m बराबर 1 के लिए मिनिमम है, दैट इज 2.405. उस टेबल में हमने p की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया था. सो अगर यहाँ पे p की वैल्यू मिनिमम होगी एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी fc. So in that case we can say that cutoff frequency will also be minimum. So in circular waveguide in TM mode of propagation, TM01 mode is the dominant mode for which the cutoff frequency is minimum or cutoff wavelength is maximum. Thank you so much.